चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग अपराधों का वर्गीकरण। सीआरपीसी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों को निम्नलिखित प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जान लीजिए कौन कौन से वर्गों में इसे विभाजित किया जा सकता है अपराध को। पहला तो देखिए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के रूप में से हम विभाजित कर सकते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा देखिए वर्ग जो है, वर्गीकरण जो है वो जमानती और अजमानती अपराध के रूप में कर सकते हैं। जी, जमानती और अजमानती, बेलेबल जमानती। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में कर सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है, समनी और असमनी अपराध के रूप में करते हैं। समनी और असमनी, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग समनी लगा दिया कि नहीं लगा दिया? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। समनी मतलब होता है समझौता जिनमें हो सकता है, और ऐसे अपराध जिनमें समझौता नहीं हो सकता। इसके साथ साथ वारंट मामले और समन मामले। ठीक है, इस तरह से हम चार वर्गों में से विभाजित करते हैं अपराध को। पहला हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, दूसरा जमानती और अजमानती अपराध, और तीसरा है समनी और असमनी अपराध, और चौथा है वारंट मामले तथा समन मामले। इस तरह से हम चार वर्गों में से विभाजित करते हैं। ठीक है विजय, समझ में आया? जी सर। सर। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग देखिए लगा दी सर? हाँ, क्या हाँ, सर रिकॉर्डिंग लगा दी सर? हाँ ठीक 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 हाँ। जानते हैं, देखिए सबसे पहले हमने चार वर्गों में से विभाजित किया। संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के रूप में, जमानती अजमानती अपराध के रूप में, समनी और असमनी अपराध के रूप में, और वारंट मामले तथा समन मामले के रूप में से विभाजित किया। अब इन्हीं में से ये चारों वर्गों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पहले प्रकार के बारे में, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय जी अपराध किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, इन्हें सबसे पहले हम जानेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, तो इनके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जी देखिए सर। संज्ञेय अपराध के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया। संज्ञेय अपराध को, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो टू सी। सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी की जो सेक्शन है 2C, धारा 2C में इसे परिभाषित किया गया है। क्या इसकी परिभाषा दी है, चलिए इसको जानते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में फिर इसको समझेंगे। तो जानिए इसकी परिभाषा देखिए जो इसमें दी गई है वो ये है, इस तरह से है कि संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत किसी ऐसे अपराध से होता है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते। ठीक है, मतलब संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें लंबित अपराध। कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट से, न्यायालय से वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं होती। जिन मामलों में बिना वारंट इशू कराए भी इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध के रूप में जाना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? जी अब इनकी खासियत क्या होती है, कैसे जानेंगे, इनकी क्या विशेषता है कि संज्ञेय अपराध है कौन, ये तो परिभाषा सिंपल सी दे रही, लेकिन इससे बिल्कुल क्लियर तो नहीं हो रहा है। जो इसके अंतर्गत जो परिभाषा सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है, इससे हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कम ये जो है संज्ञेय अपराध है और असंज्ञेय है। सिर्फ इतना बता दिया गया जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। वो अपराध कैसे अपराध होते हैं,
वो संज्ञेय अपराध होते हैं। अब कैसे पुलिस वाला जानेगा कि किसमें वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? जी। कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन मोस्टली या सामान्यता की अगर बात करें, ऐसे मामले जिनमें 3 साल से अधिक की सजा होती है, वो सारे अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध के रूप में आते हैं। ठीक है, कॉग्निबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। कौन से अपराध? जिनमें 3 साल से अधिक का कारावास होता है, मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है। और जानिए कि अगर सरल शब्दों में अगर हम जानना चाहें कि कौन से अपराध संज्ञेय अपराध हैं, तो जानिए संज्ञेय अपराध अतिशय गंभीर और समाज के लिए घातक होते हैं। मतलब ऐसे अपराध जो अतिशय गंभीर हो और जिससे पूरा समाज प्रभावित होता हो। ठीक है, जो समाज के लिए क्या हो, घातक हो, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे अपराधों में को पुलिस अधिकारी जो होता है, उसे जैसे ही सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई अपराध हुआ है, वो तुरंत ही उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, बाउंड होता है। उसे किसी भी मजिस्ट्रेट से, उसे किसी भी न्यायालय से इसके बारे में इजाजत लेने की, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। क्लियर हुआ इतना? जी सर। ठीक है। दूसरा बात यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय की इजाजत के, बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिससे लगता है वो उस अपराध से संबंधित है। मतलब ऐसे मामले जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, अर्थात बिना मजिस्ट्रेट और न्यायालय से अनुमति लिए भी गिरफ्तार कर सकता है, तो ऐसे मामले संज्ञेय मामले संज्ञेय कहलाते हैं। ठीक है, अपराध। संज्ञेय का मतलब गंभीर मामले। ठीक है। जी। और जो गंभीर मामले होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, तो ऐसे अपराधों में एफआईआर लिखाई जाती है। पुलिस को जो पहली इंफॉर्मेशन दी जाती है, पहली इत्तला दी जाती है, उसे एफआईआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गंभीर मामला है, तो ऐसे गंभीर मामले की सूचना जो पुलिस को दी जाती है, तो उसे प्रथम हम सूचना। एफआईआर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जी सर। क्लियर हुआ? जी। ठीक है। और ऐसे अपराधों का जो विचारण होता है, जो ट्रायल होता है, वो किसी अनुभवी और सक्षम न्यायाधीश के द्वारा कराया जाता है। मतलब कोई भी नया और अभी अपॉइंट ऐसा कोई अगर न्यायाधीश हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ, उससे ऐसे मामले को ट्रायल नहीं कराया जाता है, उससे विचारण नहीं कराया जाता है। गंभीर मामले का विचारण कौन करेगा? जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा। ठीक है, और जो ऐसे मामलों में सक्षम होगा, निपुण होगा। क्लियर हुआ? जी सर। और गंभीर मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है, सरल प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम जान लेते हैं, यही इनकी विशेषताएं हो गई। गंभीर मामले की अगर विशेषताएं पूछी जाए, क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो यही सारे इसकी विशेषताएं और आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया, यह अपराध शुद्ध रूप से लोक दोष होता है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब ये एक अतिशय गंभीर अपराध होता है, जिससे कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। कौन प्रभावित होता है? संपूर्ण समाज। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह अपराध प्रकृति के अतिशय गंभीर मामले होते हैं। मतलब ये प्रकृति से कैसे होते हैं? अतिशय अधिक गंभीर होते हैं। ठीक है। और जो कम गंभीर होते हैं वो हम टॉड के अंतर्गत पढ़ते हैं।
ठीक है, जी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के अंतर्गत रखा जाता है, उनमें समझौता हो जाता है। लेकिन अपराध के अंतर्गत कौन से आते हैं, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत कौन आते हैं, जो अतिशय गंभीर हो, गंभीर जो बहुत मामले। अधिक ही गंभीर संगीन मामले हो। इसके साथ साथ पुलिस अधिकारी जैसे ही इस अपराध के कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त करता है, तत्काल अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसे तत्काल अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड होता है, बाध्य होता है। ठीक है, इस जी अपराध के अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट और न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं नहीं होती होती। है। ठीक है, अगला कौन सा है पॉइंट, कि ऐसे अपराधों के लिए, मतलब गंभीर अपराधों के लिए, संज्ञेय अपराधों के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी मजिस्ट्रेट और न्यायालय की अनुमति का लेना आवश्यक नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, और ऐसे जी मामलों में जो रिपोर्ट जो पुलिस को दी जाती है, सूचना जो पुलिस को दी जाती है, उसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसके जी बारे में सीआरपीसी की धारा 154 में परिभाषित किया गया एफआईआर को। कितने में सर, 100? 154, ठीक है, सेक्शन 154। इसके साथ साथ ऐसे मामले जो होते हैं वो जिसका ट्रायल किसके द्वारा कराया जाता है, कोई अनुभवी और अनुभवी और सक्षम। सक्षम न्यायाधीश हो, उसके द्वारा कराया जाता है। और जी ऐसे मामलों में जो प्रक्रिया यूज की जाती है, वो प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है बताओ, कठिन, हार्ड। गंभीर प्रक्रिया। ठीक है, गंभीर प्रक्रिया अपनाई जाती है, कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ताकि किसी भी निर्दोष को सजा ना हो पाए। ठीक है, जी और इसीलिए जटिल प्रक्रिया को का प्रयोग करके हर बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। जी सर। ठीक है ना, तो जी ये हमने जाना, किसके बारे में जाना, संज्ञेय अपराध के बारे संज्ञेय में। अपराध के कहाँ बारे में दिया सर। गया है, सीआरपीसी की धारा 2C में दिया एक। गया है। जी ठीक है, परिभाषा तो में। हम, हाँ, इतना सभी के समझ में आ गया, जी बताना सभी लोग, जी सर। ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। यस आ रहा है सर। सर। चलिए, ठीक है, अखिलेश आ गया समझ में। अमित जी समझ में आ रहा है। हाँ सर, जहाँ पर से स्टार्ट किया वहाँ पर से तो समझ में आ गया। वहीं से समझ चलिए में आ ठीक रहा है, ये तो सुन लीजिए, इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी है। ठीक है, तो उससे बाकी चीजें समझ लें। ठीक है, ओके बहुत सर। अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ एक एक बारीकी को लेकर, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे दिमाग में। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने संज्ञेय अपराध तो जान लिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो जान लिया, अब हम जानेंगे असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जानिए इसे परिभाषित कहाँ किया गया। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2L में, 2L में इसे परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 2L में से डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया है, वही जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी, इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो वो परिभाषा क्या बन जाएगी, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा बन जाएगी। जी मतलब ऐसे मामले जिनमें कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मामले जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो ऐसे मामले कैसे मामले कहलाते हैं, असंज्ञेय मामले कहलाते हैं। ठीक है, जी ऐसे मामले जिनमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, संज्ञेय मामले कहलाते हैं। ऐसे मामले जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, असंज्ञेय मामले कहलाते हैं। ठीक है, असंज्ञेय मामले और या असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ठीक है, असंज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं होता, ये कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। ठीक है,
ये अपराध जो होते हैं ये किसी व्यक्तिगत दोष की तरह होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित करते हैं, पूरे समाज को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, ऐसे अपराध जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो संपूर्ण समाज को प्रभावित ना करके किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं या सिर्फ कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों में यदि किसी पुलिस अधिकारी को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन वो तभी कर सकता है जब इसके लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय इजाजत दे। यदि मजिस्ट्रेट और न्यायालय इसके लिए इजाजत नहीं देता है तो इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की या मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? जी। और ऐसे मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, उसमें कठिन और इसमें सरल। और ऐसे मामलों में जो पुलिस अधिकारी को कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं। एनसीआर, ठीक है, नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट। ठीक है, एनसीआर के नाम से जानते हैं। गंभीर मामलों में जो रिपोर्ट दी जाती है, मतलब जो सूचना दी जाती है, इत्तला दी जाती है, पुलिस अधिकारी को स्वयं एफआईआर के नाम से जानते हैं। और जो कम गंभीर मामले हैं उन मामलों में जो पुलिस अधिकारी को जो सूचना दी जाती है उसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं। सर इसका आर्टिकल कितना है? इसका सेक्शन जो है 155 CRPC की धारा 155 में से प्रभाषित किया गया है, इसके बारे में बताया गया, इसे हम आगे बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ये तो हमने जान लिया संज्ञेय अपराध क्या हो गए, असंज्ञेय अपराध क्या हो गया। संज्ञेय अपराध के बारे में समझ लिया, असंज्ञेय अपराध के बारे में भी जान लिया। अब हम जानते हैं, देखिए इसके साथ एक चीज और पूछी जाती है पेपरों में, एग्जाम्स में, कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या है। ठीक है, तो जो हमने इसकी विशेषताएं दोनों की बताई, यही इनके अंतर होगा। ठीक है, तो फिर से जान लीजिए क्या क्या अंतर है इनके। तो देखिए पहला अंतर यही हो गया कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध कैसे होते हैं, कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत होती है, मतलब बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है संज्ञेय मामले में। लेकिन असंज्ञेय मामले में बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती जब तक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के लिए अनुमति ना दे, इजाजत ना दे। ठीक है, इसी तरह किसी संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी तत्काल अन्वेषण करने के लिए बाध्य होता है, बाउंड होता है, जैसे उसको सूचना मिलती है। लेकिन एक असंज्ञेय अपराध में जैसे उसको किसी अपराध की सूचना मिलती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन वो तभी कर सकता है जब इसके लिए वो मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा अनुमति प्राप्त कर सके। ठीक है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, लेकिन असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किसी को कर ही नहीं सकता। गिरफ्तार करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट की या तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, संज्ञेय अपराध शुद्ध रूप से जो होता है लोक दोष होते हैं, ठीक है, जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, जबकि असंज्ञेय अपराध जो होता है शुद्ध रूप से निजी दोष होता है, व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध के मामले में जो रिपोर्ट दी जाती है, मतलब जो सूचना दी जाती है पुलिस को, उसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। और असंज्ञेय अपराध की जो सूचना होती है उसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं। संज्ञेय अपराध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कठिन अपनाई जाती है, और असंज्ञेय अपराध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संज्ञेय अपराध के मामले में जो है अनुभवी और एक्सपीरियंस होल्डर, मतलब और सक्षम न्यायालय का होना जरूरी होता है, लेकिन असंज्ञेय मामलों के लिए ऐसे किसी भी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुआ?
बताएं। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना क्या जाना हम लोगों ने, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में जाना। मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो, कोई ऐसी चीज रह गई जो आपको समझ में ना आ रही। आ गई ऐसा सर, कुछ समझ में आ गई। क्लियर हो गई ना जी सर। सभी को? जी सर, क्लियर हो चलिए गया। अब हम अगला अपराध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक अपराध हम लोगों ने क्लियर कर लिया। 4 अपराध में 4 तरीके के अपराध बताए, उसमें से मैंने एक बता दिया, पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। जमानती और अब हम अजमानती। जानेंगे जमानती अपराध किसे कहते हैं और अजमानती अपराध किसे कहते हैं। ठीक है, जमानती और अजमानती अपराध के बारे में चलिए जानते हैं। सीआरपीसी की धारा 2A में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A या 2 का बोल सकते हैं इसे। ठीक है, में क्या परिभाषित किया गया है? जमानती अपराध को परिभाषित किया गया। तो जानिए जमानती अपराध किसे कहते हैं। तो देखिए, जमानती अपराध की जो परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई है, इसमें बताया गया है कि जमानती अपराध का अभिप्राय किसी ऐसे अपराध से होता है जिसे इस संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया हो या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा उसे जमानती बनाया गया। ठीक है, तो जमानती अपराध कौन हो गया? अगर इसकी परिभाषा पढ़ें तो परिभाषा के अनुसार क्या बताया गया? जमानती अपराध वे अपराध है जिसे इस संहिता मतलब सीआरपीसी के तहत जमानती अपराध के रूप में सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत उसे जमानती बनाया गया, तो वो अपराध जो होगा जमानती अपराध होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सरल शब्दों में जानिए कि जमानती अपराध वो अपराध हैं। अगर सीआरपीसी देखिए, जब सीआरपीसी हम पढ़ते हैं या सीआरपीसी देखते हैं तो सीआरपीसी जो है इसके लास्ट में, ठीक है, इस एक्ट के लास्ट में 2 सूचियां दी गई, प्रथम सूची, द्वितीय सूची। प्रथम सूची जो है, फर्स्ट शेड्यूल जो है, इसमें कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती है, इसकी लिस्ट दी गई। दूसरी सूची है, इसमें फॉर्मेट दिए गए, प्रारूप दिए गए हर चीज का, जमानत का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, इसके अलावा किसी का बंधपन निष्पादित कराने के लिए क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है, तो किसी को समन भेजने का क्या फॉर्मेट होगा। ये सारे जो फॉर्मेट हैं वो दूसरी अनुसूची में दी गए, सेकेंड शेड्यूल में दिया गया। और प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? प्रथम सूची में ये बताया गया है, एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट में बताया गया कौन सा अपराध जमानती माना जाएगा, कौन सा अजमानती माना जाएगा। तो उसी की बात यहाँ की गई है कि अगर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है, तो ऐसे अपराध जो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल में जिन्हें जमानती अपराध के रूप में लिखा गया है, जमानत के रूप में लिखा है कि इसमें जमानत हो जाएगी, या अगर कोई और विधि चल रही है वर्तमान में समाज में, कोई और विधि चल रही है और एक्ट चल रहे हैं, उन एक्ट में बता दिया गया कि ये अपराध अजमानती होगा, ये अपराध जमानती होगा, तो जिसको जमानती लिख दिया गया उस एक्ट के द्वारा, तो वो भी क्या हो जाएगा? जमानती माना जाएगा। क्लियर हुआ इतना? सर समझे नहीं। ठीक है, समझना क्या है, देखिए 2 लिस्ट पीछे दी गई हैं। देखिए, जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी के लास्ट में 2 लिस्ट दी गई हैं, ठीक है, 2 टेबल दी गई हैं। पहली टेबल में दिया गया, पहला शेड्यूल में पहली लिस्ट में अनुसूची में क्या दिया गया है? कौन अपराध जमानती होगा, कौन अजमानती, मतलब एक लिस्ट पूरी सी बनी है। उसमें लिखा है जैसे चोरी का अपराध 378, चोरी का अपराध किसमें दिया? 369 में पर दंड दिया गया। तो चोरी का अपराध कैसा अपराध होगा? उसमें आगे लिखा हुआ है जमानती, तो इसमें जमानत हो जाएगी। 302 लिखा है मर्डर का अपराध 302, तो इसके आगे क्या लिखा है लिस्ट में? अजमानती। जमानती। ठीक है, रेप का मामला आगे क्या लिखा? अजमानती। ठीक है, तो ऐसे जो लिस्ट बने उसमें लिखा हुआ कौन जमानती है, कौन अजमानती है, समझ में आया? जी जी। तो जिसके आगे जमानती लिखा है उसमें जमानत मिल जाएगी, तो जमानती अपराध माना जाएगा। जिसके आगे जमानती नहीं लिखा, अजमानती लिखा, उसमें जमानत नहीं होगी।
ठीक है, जैसे हत्या के आगे क्या लिखा है, अजमानती, तो इसमें जमानत मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मतलब जिसके आगे जमानती दिखाया गया है प्रथम अनुसूची में उसे जमानती अपराध कहेंगे। या कोई और विधि चल रही, कोई और एक्ट चलता है, जैसे हम पढ़ते हैं पास्को एक्ट है, ठीक है, बालकों के लिए के विरुद्ध अपराध के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं SC ST लगता है, ठीक है, SC ST एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है उच्च जाति का जो है दलित को क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, उसके साथ अन्याय करेगा, तो उसके लिए क्या सजा, मतलब कैसा अपराध वो माना जाएगा, तो उसे अजमानती माना जाए, उसमें जमानत भी नहीं होगी, तो उसे क्या मानेंगे हम? अजमानती। हाँ, तो उसे हम अजमानती मानेंगे, है ना। जी सर। तो इसी तरह से क्या, अगर कोई विधि चल रही है समाज में और उस विधि में उसे जमानती दिखाया गया है तो हम उसे जमानती मानेंगे, और कोई विधि चल रही है उसमें ये बताया गया जमानती होगा तो उसे हम अजमानती मानेंगे। मतलब जहां पर अगर उसमें लिख के ये दिया गया जमानती है तो उसमें जमानत मिल जाएगी, अगर लिखा जमानती अजमानती तो उसमें जमानत नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो जमानती अपराध कौन हो गया, जो प्रथम CRPC की पहली सूची में जिसे जमानती बनाया गया हो, या कोई और विधि चल रही है उसमें उसे जमानती दिखाया गया, बनाया गया, तो अपराध कैसे होंगे, जमानती अपराध। ठीक है, तो यहां से हमें यह नहीं पता चलता किसमें जमानत होगी किसमें जमानत नहीं होगी, इसको क्लियर नहीं किया गया, बस ये बता दिया गया कि उसमें लिस्ट में देख लो, और जिसमें आगे लिखा हो जमानती वो जमानत जमानती मान लो, जिसमें अजमानती लिखो उसे अजमानती मान लो, बस ये बताया गया। मतलब यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है CRPC के अंतर्गत, ये मात्र एक सुझावात्मक है, एक सजेशन है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में इसकी परिभाषा निकालें कि जमानती अपराध कैसे जमानती अपराध कहेंगे, क्या है, तो ये जानिए कि ऐसे अपराध जिनमें अपराधी, मतलब ऐसे अपराध, ठीक है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत की मांग अधिकार स्वरूप कर सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की मांग अधिकार स्वरूप कर सकता है, इस तरह से कर सकता है कि मुझे जमानत दो, मतलब उसका राइट है, अधिकार है जमानत लेने का, मजिस्ट्रेट और न्यायालय उसे जमानत देने से मना नहीं कर सकते। अगर अपराध जमानती है तो मजिस्ट्रेट और न्यायालय को या पुलिस अधिकारी को उसे जमानत पर छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो जमानत पाने का अधिकार रखता है और उसकी मांग वो अधिकार स्वरूप कर सकता है, ऐसे अपराधों को जमानती अपराध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? जी। ऐसे अपराधों में देखिए, न्यायालय हो चाहे मजिस्ट्रेट हो या कोई भी प्राधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, जमानत पर उसे छोड़ना ही पड़ता। और ऐसे अपराध कौन से अपराध होते हैं जिनमें जमानत मिल जाती है इजिली, तो वो होते हैं तुच्छ प्रकृति के अपराध, ठीक है, मतलब बहुत कम गंभीर, ठीक है, प्रकृति के मामले, ऐसे मामले जो कम गंभीर प्रकृति के, और इसीलिए चूंकि ये कम गंभीर प्रकृति के मामले हैं, हल्के फुल्के मामले हैं, और इसीलिए किसी के अपराध को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, उसकी तुलना में उसकी दैहिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि हम देखिए अनुच्छेद 21 भी पढ़ते हैं, 21 किसकी बात करता है, संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, डिग्निटी फुल लाइफ की बात करता है, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। अब इसीलिए छोटे मोटे अपराध में किसी व्यक्ति को अगर जेल में रखा गया, उसको अवरुद्ध करके रखा गया, निरुद्ध करके रखा गया, और बाद में साबित हुआ कि वो अपराधी नहीं है,
तो फिर उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता बाधित होगी, डिग्निटी लाइफ प्रभावित होगी। ठीक है, और इसीलिए ऐसे जो छोटे मोटे मामले हैं, तुच्छ मामले हैं, ऐसे मामलों में उस अपराध की अपेक्षा उसकी दैहिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसीलिए उसको कैद में रखकर, कारावास में ना रखकर उसे क्या कर दिया जाता है, जमानत पर छोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया जमानती अपराध। अब जानते हैं अजमानती अपराध। अजमानती अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 2A है, इसी में अजमानती अपराध की भी परिभाषा दी गई। नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी परिभाषा कहाँ दी गई है? जहां जमानती अपराध की परिभाषा दी गई। अजमानती अपराध की परिभाषा में बस इतना कहा गया, अजमानती अपराध वे होते हैं जो जमानती अपराध नहीं होते हैं, या जो जमानती अपराध से भिन्न है, अन्यथा है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इन्होंने इसमें ये कह दिया कि जो जो जमानती अपराध नहीं है वो सभी फिर कैसे अपराध है? अजमानती अपराध। क्लियर हुआ? मतलब जो अपराध जमानती नहीं है तो फिर वो कैसा अपराध होगा? जिसमें जमानत मिल ही नहीं सकती, तो उसमें वो फिर मामला क्या होगा बताओ भाई? जिसमें जमानत नहीं हुई तो फिर वो कैसा मामला होगा? अजमानती होगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब देखिए इसकी परिभाषा उसी तरह से जाने, जो अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा कर लो। जमानती अपराध का अभिप्राय किसी ऐसे अपराध से होता है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की मांग अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता, उसका यह राइट नहीं होता है जमानत मांगने का। लेकिन जो जमानती अपराध है उसमें जमानत मांगने का उसका राइट होता है, अधिकार होता है। लेकिन अजमानती अपराध के अंतर्गत, अजमानती अधिकार के अंतर्गत जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे जमानत मतलब उसे जमानत पर छोड़े जाने का या उसे जमानत की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो अधिकार स्वरूप ये मांग जमानत पे छोड़ो। हाँ, अजमानती की परिभाषा सर किस सेक्शन में दी गई है, किस धारा में? 2A, जिसमें जमानती अपराध की दी गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो जमानती अपराध में जमानत की मांग कैसे की जा सकती है? गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अधिकार स्वरूप, राइट के रूप। लेकिन अजमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की मांग अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता, उसको यह राइट नहीं होता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जमानत की मांग कैसे की जा सकती है? रिक्वेस्ट स्वरूप। ठीक है, निवेदन किया जा सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा सकती है। इसका कहने वाले अजमानती अपराध का मतलब ये नहीं होता कि अजमानती अपराध में जमानत होगी ही नहीं। अजमानती अपराध में भी जमानत होगी और जमानत होती है। लेकिन क्या मर्डर में जमानत नहीं मिलती है क्या? लेकिन तुरंत नहीं मिलती, लेकिन 2-3 महीने बाद जमानत पे छोड़ देते हैं। बताओ, क्या मर्डर में जमानत नहीं होती? होती है, लेकिन उसका राइट नहीं होती जमानत में, जमानत मांगने का अधिकार नहीं होता रिक्वेस्ट सर, कर अधिकार नहीं सकता होता है। है। हाँ, अधिकार नहीं है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अब न्यायालय के ये विवेक पर डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट के विवेक पे डिपेंड करता है। अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है तो वो जमानत पे छोड़ सकता है, अगर ठीक नहीं लगता है तो जमानत पर नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है कि अपराध नहीं करेगा, कहीं भागेगा नहीं, जब भी बुलाया जाएगा सारे टाइम पे कोर्ट में हाजिर होगा, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, धमकाएगा नहीं, सबूत मिटाएगा नहीं, तो वो जमानत पे उसमें भी छोड़ सकते हैं। अब लगता है कि नहीं ये भाग जाएगा, ढूंढने नहीं मिलेगा, दूसरा अपराध कर देगा, गवाह को प्रभावित करेगा, सबूत मिटाएगा। नमस्ते। तो फिर वो क्या कर सकता है? जमानत नहीं देगा। तो जमानत नहीं देगा। क्लियर हुआ इतना? जी सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो जमानती अपराध में अधिकार स्वरूप मांग कर सकते हैं, लेकिन अजमानती अपराध में जमानत की मांग अधिकार स्वरूप नहीं की जा सकती है।
ठीक है, रिक्वेस्ट ये किया न्यायालय जाता के है। विवेक पर डिपेंड करेगा, वो जमानत को देगा कि जमानत नहीं देगा। जी दूसरी बात यहाँ पर जानिए कि एक इस पर एक केस आया, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला। मोतीराम बनाम ये मध्य प्रदेश राज्य। इस MP। मामले में जो जज थे वो कृष्णा अय्यर थे। ठीक है, इसमें जज कौन थे? कृष्णा अय्यर। मोतीराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में कृष्णा अय्यर थे। उन्होंने ये कहा कि जमानत प्रदान किए जाने को नियम के रूप में तथा कारावास भेजे जाने को अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन होना चाहिए। मतलब सभी न्यायालय को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर मामले में जमानत दें। सिर्फ किसी को कारावास एक्सेप्शन के रूप में अपवाद स्वरूप दिया जाए, जिसमें उसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि न्यायालय का ये कार्य नहीं है किसी को कैद करना, कारावास में लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, ये कार्य नहीं है। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ ठीक है। जब अजमानती अपराध की जब भी परिभाषा लिखेंगे, कहीं भी इसका जिक्र करेंगे तो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जिक्र जरूर करेंगे। इसमें जज थे कृष्णा अय्यर, जिन्होंने कहा जमानत दिया जाना एक नियम होना चाहिए और किसी को कारावास दिया जाना एक अपवाद होना चाहिए। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो हमने इतना जाना आज, दो अपराधों के बारे में हमने जाना। ठीक है, संज्ञेय और संज्ञेय अपराध के बारे में जाना, जमानती और अजमानती अपराध के बारे में जाना। ठीक है, बाकी के जो अपराध है उसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। कौन कौन से अपराध के बारे में कल हमें जानना है, समनीय और असमनीय अपराध किसे कहते हैं, और समन और वारंट मामला कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जी इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना। ओके सर।